हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, आदिकाल का नाम आधार काल किस इतिहासकार ने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतप्रिय द्विवेदी, मोहन अवस्थी। कमेंट करेंगे। आदिकाल का नाम आधार काल मोहन अवस्थी ने रखा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ख है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? परीक्षा गुरु को। ठीक है, और परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। देखिए यहाँ पर भाग्यवती उपन्यास है श्रद्धाराम शर्मा का। चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। अनाम दास का पोथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ पुरस्कार, निरूपमा। तो भूदान यज्ञ पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विनोबा भावे की रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ पुरस्कार। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूदान यज्ञ विनोबा भावे की रचना है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की है। निरूपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसके बाद अगला है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। रामचरितमानस प्रधान का प्रबंध काव्य है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का महाकाव्य है। तो ये तीनों सही हैं। यहाँ पर गलत पूछा है, तो भारत भारती चरित्र काव्य नहीं है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत भारती मैथिली सूर्यगुप्त का खंड काव्य है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है? 5 में, 7 में, 4 में या फिर 6 में? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का 2 का गा है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर। तो अभिनव मनुष्य के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उर्वशी इनकी रचना है। उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद है, 2 सुखने के रचयिता हैं कौन? अमीर खुसरो हैं, अबुल फजल हैं, ख्वाजा अहमद हैं, अब्दुल रहमान हैं। तो इसका है अमीर खुसरो, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अज्ञेय की प्रथम काव्यकृति कौन सी है? तो बावरा अहेरी, इत्यलम, चिंता और भग्नदूत। ये चारों रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रथम काव्यकृति, तो इनकी प्रथम काव्यकृति है भग्नदूत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उनकी सृष्टि की जाती है, रचना की जाती है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में भी दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और स्पुतनिक। जहाँ पर भाषा की बात हो
और भाषा शब्द आ जाए, ठीक है, आविष्कार शब्द आ जाए, नए शब्दों की खोज शब्द आ जाए, शब्द आ जाए, तो आप समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं। लेखक कहते हैं कि विज्ञान नई चीज़ें बनाता है और उन चीज़ों को वैश्विक स्तर पर आसानी से समझने के लिए उनके जन्म स्थान द्वारा दिए गए नाम को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाता है, जिससे संचार और समझ आसान हो जाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ के नामकरण को नया शब्द देता है? जिस देश में किसी चीज़ की सृष्टि की जाती है वही देश उस आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो उसे चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई चीज़ों के आविष्कार होने का कारण क्या है? विज्ञान की प्रगति। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको भी देखते हैं। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम और हमारा आदर्श पाठ का नाम है और लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इसके बाद है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो चलिए देख लेते हैं। कलाम जी भौतिकता और आध्यात्मिकता को ना तो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, ना ही भौतिक मानसिकता को गलत। आत्मा व पदार्थ सभी का अस्तित्व है, दोनों परस्पर जड़े हुए हैं, अतः भौतिकता कोई बुरी चीज़ नहीं है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो आपने अभी पढ़ा था। महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। फिर है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? जो कुछ इस संसार में हम देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। इसके बाद है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अस्तित्व का मतलब होता है होना या मौजूदगी, तादात्म्य का मतलब होता है तल्लीनता, एक हो जाना। फिर है चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 10 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई सूखी हुई मुरझाई हुई लता पड़ी हो, पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उस सूखी मुरझाई हुई लता को श्रीकृष्ण के पाँव के सामने ला करके गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखती नित जाना। और इस प्रकार से प्रकट कर देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के राधा किस प्रकार से नित्य मलिन और सूखती जा रही है। ठीक है, तो ये पवन दूतिका से लिया गया है और कवि इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसके बाद है, इन उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें वियोग रस है। सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को क्या संदेश देना चाहती है? तो सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को संदेश देना चाहती है कि वह प्रेम से विरहित होकर किस प्रकार इस सूखी लता के समान दिन प्रतिदिन सूखती और मलिन होती जा रही है। इसके बाद में है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने को कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्रीकृष्ण के चरणों में रखने के लिए कहती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब कहीं यमुना के जल के बीच में चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोल लहर लहि नचत कबहू सोई मन भायो। कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना की चंचल लहरों को पाकर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है और वह मन को अत्यंत सुंदर लग रहा है। मनोहर दर्शन हेतु चंद्र
जल बसत सुहायो। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यमुना के जल में निवास करता हुआ सुशोभित हो रहा है। के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अथवा यमुना की तरंग अपने हाथ में चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए शोभित हो रही हो और यह सुंदरता चारों तरफ छाई हुई है। के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है, अथवा रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के मुकुट की सुंदरता ही जल में दिखाई दे रही है। के जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है, अथवा यमुना के जल के हृदय में चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, शीर्षक नाम है यमुना छवि। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में रस अलंकार छंद है, तो इसमें श्रृंगार रस है, छप्पय छंद है, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अनुप्रास अलंकार है। मुकुर तथा लखात शब्दों के अर्थ, तो मुकुर का मतलब दर्पण, लखात मतलब दिखना। इसके बाद है किसके मुकुट की शोभा जल में दिखा रही है, तो श्री कृष्ण के। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 का। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है और 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और अज्ञे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र कीजिए। तो इसमें से किसी एक का करना है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, तो इसका भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा। फिर 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये खंडकाव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश का 9 नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 8 का है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है, विद्यमान है। संस्कृत भाषा विद्यमान है। वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण और विश्व बंधुत्व, विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू की महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाग के पंचशीला सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे खा नंबर दिया है, दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहसा विदित न क्रियाम अविवेका परमा पदाम पदम। अचानक आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक सबसे बड़ी विपत्तियों का आश्रय यानी स्थान होता है। वृणेत ही विमृश्य कारणा गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। इसके विपरीत जो गुणों पर लुब्ध होती है, वो संपदाएं स्वयं ही विचार से कार्य करने वाले को चुन लेती हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विरल विरला स्थूल तारा कला व्यू सज्जना। कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन यू मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनवा। और आकाश मुनि के मन की भांति सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। अप्सरत चाधावंत चित्त सतामी दुर्जना। जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, उसी प्रकार अंधकार दूर हो रहा है। वर्जत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुदामी नामी। और उद्योगहीनों की लक्ष्मी रात्रि की भांति तेजी से भागी जा रही है। तो ये भी सुभाषित रत्नान से ही नहीं, ये पहला चैप्टर है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में ने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको करना है, 4 अंक मिलेंगे। फिर है रस अलंकार छंद से। ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे, आपको यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निबंध का।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, कबीर का समाज सुधार, विज्ञान अभिशाप या वरदान, विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व। फिर 12 का पहला है नैनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम होता है। ठीक है, नाविका का संधि विच्छेद क्या होता है? नाविका का संधि विच्छेद होता है नौ प्लस इका। फिर है दुष्चरित में संधि है, यानी इसमें कौन सी संधि है? इष्टुत संधि है। आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम बताना है आपको। तो इसमें कौन सा समास है? तो आजीवन में बहुव्रीहि समास है, महादेव में कर्मधाराय समास है, आजीवन में अव्ययीभाव समास है, महादेव में कर्मधारय है, त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। ठीक है, किसी एक शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पट धातु है इसमें और अनियर प्रत्यय है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो देखिए यहाँ पर प्रेषिता, प्रेषिता में अक्त प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। सा राज्ञा पुरुषा अस्ति, षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति है। निर्सु द्विजा श्रेष्ठा, षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति इसमें भी है। और सा पदेन खज्जा सुआ पैर से लंगड़ा है, एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति है। फिर 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए जिलाधिकारी को, स्कूल की व्यवस्था को सुधारनी है तो जिलाधिकारी निरीक्षक को, अपने घर तक खड़ंजा बिछानी है तो ग्राम प्रधान को।